नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस झुंझुनू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में। और तीसरा जो भारत का प्राकृतिक प्रदेश है वह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है दोस्तों। अब तक हमने प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दो क्लासें ले ली हैं। एक जो क्लास है वो शुरुआत में प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति से संबंधित, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार के कुछ विभाजन जैसे बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, उसके बाद हमने मालवा के पठारी प्रदेश, नीलगिरी पर्वत श्रेणी और पूर्व में छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश और उत्तर पूर्व में मेघालय शिलांग के पठार के बारे में हमने बात करी है पहले। आज हम दोस्तों आगे की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। कौन से पठार के बारे में? दक्कन का पठार, ठीक है दोस्तों। दक्कन के पठार का विस्तार, ये जो मालवा का पठारी प्रदेश है उससे नीचे हमने यहाँ बात करी थी विंध्यन पर्वत श्रेणी, उसके बाद में सतपुड़ा से दक्षिण में महाराष्ट्र का ये हिस्सा, इधर से छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, दंडकारण्य पठार, कर्नाटक के पठार के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? दक्कन का पठार। या फिर आपने कभी कभी बुक्स में पढ़ा होगा दक्कन ट्रेप, आपने नाम सुना होगा। तो ये सभी जो क्षेत्र है ये इस बीच वाले क्षेत्र में है। तो आज हम दक्कन के पठार और दक्कन के पठार में कुछ पर्वत श्रेणी पहाड़ियाँ और कुछ पर्वत चोटी हैं, उनके संबंध में हम बातें करेंगे। दोस्तों, हकीकत में पठारी प्रदेश का जो हिस्सा है वो कौन सा पठार है? दक्कन का पठारी है। दक्कन के पठार का निर्माण दरारी उद्भेदन से हुआ है। दरारी उद्भेदन, ज्योग्राफी की भाषा में बात करें दरारी उद्गार या दरारी उद्भेदन की वजह से बना है कौन? दक्कन का पठारी प्रदेश। दरारी उद्भेदन का मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि ज्वालामुखी उद्गार दो तरह से होता है। ज्वालामुखी उद्गार कितने तरह से होता है? दो तरह से होता है। एक मुख्य या एक केंद्र से अगर लावा बाहर निकलता है तो हम उसे कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी। कौन से उद्गार वाला? केंद्रीय उद्गार वाला। जैसे पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा एक ही सेंटर से, एक ही केंद्र से बाहर निकलता है, उसको हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। एक क्या होता है दोस्तों, धरातल के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, धरातल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में दरार पड़ जाती है, ठीक है। और फिर किसी विवर्तनिक की घटना के कारण इस दरार से लावा मैग्मा क्या करता है? बाहर निकलता है और दूर तक फैल जाता है। उस उद्भेदन को हम क्या कहते हैं? दरारी उद्भेदन कहते हैं। हालांकि भारत का ये जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश का निर्माण हम कहें तो दरारी उद्भेदन के द्वारा, और ये दक्कन का जो पठारी प्रदेश है ये भी किसके माध्यम से हुआ है? दरारी उद्भेदन के माध्यम से हुआ है। दोस्तों, अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ से हम उत्तर की ओर जाते हैं तो लगभग यहाँ बीच से एक रेखा निकलती है जो भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम करक रेखा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे नीचे की हम बात करें, इस उत्तरी हिस्से में सतपुड़ा से लेकर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर लगभग 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर लावा मृदा पाई जाती है। मतलब ज्वालामुखी का जो हकीकत में लावा है वो लावा लगभग कहाँ से? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तक पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र? दक्कन का पठार या दक्कन का लावा
ट्रेप जिसको आप कहते हो, या ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावे का जो निक्षेप है, जो जमाव है, वो कहाँ तक है? वो दोस्तों 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा पिछली पटवार भर्ती में एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, और उसने काली मृदा के संबंध में पूछा था। किसके संबंध में पूछा था? काली मृदा के संबंध में पूछा था। मान लीजिए ये एक रेखा है, कितने डिग्री अक्षांश? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखो यहां कितने भाग हो गए? 1 2 3 और 4, यहां 4 हिस्से हो गए हमारे सामने। और पिछली बार ऐसा ही एक क्वेश्चन पटवार की एग्जाम में पूछा गया था। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप रटने पर विश्वास ना करें, समझने पर आप विश्वास करें, तब जाकर आपके इस तरह व्यवहारिक जो क्वेश्चन है वो सही होते हैं। क्वेश्चन ये था, देखिए 4 भाग आपके सामने। पूछा गया कि निम्न में से कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? निम्न में से कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? 1 नंबर को हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। 1 नंबर को क्या कह सकते हैं? उत्तर पश्चिम। 2 नंबर को हम उत्तर पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर है, इसको दोस्तों हम दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, और 3 नंबर है, इसको हम दक्षिण पश्चिमी कह सकते हैं। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने कि इन 2 अक्षांशों के मध्य, मतलब कह दिया जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 16 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, इनके आपस में एक दूसरे के काटने के बाद निम्न में से कौन से हिस्से में काली मृदा पाई जाती है? तो कौन से हिस्से में होगी दोस्तों? इसके उत्तर पश्चिम वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा, और वहां पर कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां दोस्तों कितने डिग्री अक्षांश का नाम लिया है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम लिया है। ठीक है, चलो हम आगे बात करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह जो दक्कन का पठारी प्रदेश है, इस दक्कन के पठारी प्रदेश में पश्चिमी घाट अवस्थित है। कौन सा घाट है दोस्तों? पश्चिमी घाट अवस्थित है, इस तरह से। ठीक है, यहां जब आते हैं तो इस तरह से कुछ पहाड़ियां अवस्थित है। ठीक है, मतलब अर्थ ये हुआ दोस्तों कि दक्कन के पठारी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर, ये मैंने जो लाल कलर में दिखाया आपको, ये पश्चिमी घाट है। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। दोस्तों आप जब भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र वाले कुछ क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं और उसके बाद में पूर्व की ओर बह जाती है, पूर्व की ओर बह जाती है। इसका मतलब इस भाग का जो ढाल है वो किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। मतलब ये ठीक दोस्तों उसी प्रकार से है जैसे ये है, और उसके बाद में देखिए ये ढाल मैंने इस तरह से दिया है, और उसके बाद ये पूर्वी तट, ये तो पश्चिमी तट, ये कौन सा? पूर्वी तट, और ये यहाँ जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ये ऊपर उठा हुआ भाग कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट। उसके बाद में इस धरातल का ढाल देख लीजिए, यूं है, तो यहाँ से निकली हुई नदी इधर नहीं आकर दोस्तों क्या करती है? इस ओर बह जाती है, मतलब पूर्वी तट की ओर बह जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर बह जाती है। ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर तैयार होती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट को एक और नाम से, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ इस पश्चिमी घाट को मैंने कितने टुकड़ों में विभाजित किया है? 3 में, ताकि हम इस क्वेश्चन को, हम इस टॉपिक को थोड़ा और भली प्रकार से पढ़ सकें। उसके लिए हमने क्या किया है? इस सह्याद्री को, इस पश्चिमी घाट को हमने कितने टुकड़ों में बांट दिया? 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया। जो सह्याद्री या पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा है उसको हमने कह दिया उत्तरी सह्याद्री। क्या कह दिया? उत्तरी सह्याद्री। जो बीच में है उसको दोस्तों हमने क्या कह दिया? मध्य सह्याद्री।
क्या कह दिया? मध्य सह्याद्री। और जो दक्षिण में है उसको हमने क्या कह दिया? दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, ऐसे करके हम पश्चिमी घाट को कितने भागों में विभाजित कर लेते हैं? ऐसे करके दोस्तों हम पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक उत्तरी सह्याद्री, दूसरा मध्य सह्याद्री और तीसरा जो है वो क्या है? दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पश्चिमी घाट की उत्तर में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो कुल लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? लगभग दोस्तों ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ये क्षेत्र 1600 किलोमीटर में। ठीक है, मतलब उत्तर में ये जहाँ से शुरुआत, मतलब सतपुड़ा के दक्षिण से ये शुरू होती है, उसके बाद में ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से ये दक्षिण में केरल तक, मतलब यहाँ पे स्थित ये जो पहाड़ियाँ हैं जिनको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ जो क्षेत्र है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी जो औसत चौड़ाई है, इस सह्याद्री की या पश्चिमी घाट की औसत जो चौड़ाई है, ये औसत चौड़ाई कितनी है? ये 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है? औसत चौड़ाई है। सॉरी दोस्तों, ये 1200 किलोमीटर नहीं है, ये कितना है? 1200 मीटर के आसपास, 1200 मीटर के आसपास ये औसत चौड़ा है। दूसरी खास बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि सह्याद्री का उत्तरी हिस्सा तो कम चौड़ा है, लेकिन दक्षिणी हिस्से की चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। उत्तरी हिस्से की चौड़ाई कम है और दक्षिणी हिस्से की चौड़ाई सह्याद्री की क्या है? ज़्यादा है। जैसे इस मैप में आप देख रहे हैं, उत्तर का हिस्सा कम चौड़ा दिखा रखा है और दक्षिण का जो हिस्सा है वो क्या है? अधिक चौड़ा है। जैसे यहाँ पर इसकी औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है और दक्षिण में आते हैं तो दोस्तों ये 65 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच इसकी क्या पाई जाती है? चौड़ाई। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? सह्याद्री का निम्न में से विस्तार है। सह्याद्री उत्तर में कम चौड़ी, दक्षिण में इसकी चौड़ाई क्या पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मध्य में चौड़ाई कम है, उत्तर में चौड़ाई कम है, लेकिन दक्षिण में चौड़ाई क्या है? ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसी वजह से दक्षिण भारत की ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो दक्षिण के क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। दोस्तों उसके बाद में असतत रूप से पूर्वी घाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली, जैसे ये घाट कौन सा है? पूर्वी घाट। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। दोनों को मिलाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन पहाड़ियों का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में कुछ और पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी की ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इन नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में एक और पहाड़ियाँ हैं जिनको कहा जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे पहले कौन? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में कौन है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ है वो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद में दोस्तों यह है जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं के नज़दीक कुछ और पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनका नाम है पालनी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? पालनी पहाड़ियाँ। पालनी पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियों के पास में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों के पास में स्थित है। और यहाँ पर पालनी के नीचे जो है वो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों के नीचे तमिलनाडु में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनको कहा जाता है कोर्डेरमम पहाड़ियाँ या इलायची की
पहाड़ियाँ, क्योंकि इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती होती है, इसलिए इनको कहा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु में दक्षिण में यहाँ पर कुछ और पहाड़ियाँ हैं और उनको दोस्तों कहा जाता है नागरकोइल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? दक्षिण में, किसके नीचे? कोडरमम, जो तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पहाड़ियाँ हैं, उनके दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं, उनको कहा जाता है नागरकोइल की पहाड़ियाँ। नागरकोइल पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रम देखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। एग्जाम में क्या पूछते हैं? इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये सभी पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर किस रूप में फैली हुई हैं? तो सबसे पहले उत्तर में जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, जो तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं, उन पहाड़ियों का नाम क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास में स्थित है कौन सी पहाड़ियाँ? पालनी की पहाड़ियाँ। कौन सी है? पालनी। क्रम देख लीजिए आप, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद पालनी अथवा अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में है कोडरमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ, और उससे सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित नागरकोइल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नागरकोइल की पहाड़ियाँ। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी तो कौन सी है? नागरकोइल। या ऑप्शन में नागरकोइल नहीं है तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कोडरमम। क्या आ जाएगा? कोडरमम। या फिर क्या नाम आ जाएगा? इलायची की पहाड़ियाँ। भारत की सबसे दक्षिणी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों, इन नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पर स्थित एक पर्वत चोटी है। यहाँ पर स्थित एक क्या है? पर्वत चोटी है। ठीक है, और उस पर्वत चोटी का नाम क्या है दोस्तों? या तो आपको नाम मिल जाएगा डोडा बेटा। क्या नाम मिल जाएगा? डोडा बेटा। या फिर कहीं कहीं पर यह लिखा हुआ आता है दोदा बेटा। दोदा बेटा। दोदा बेटा एक पर्वत चोटी है जो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और दोस्तों, इस पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो है 2637 मीटर ऊंची है। ये कितने मीटर ऊंची है? 2637 मीटर ऊंची है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोदा बेटा या डोडा बेटा पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसके संबंध में दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक पर्वत चोटी है तमिलनाडु में। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी, सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी, सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी किसकी है? मैं दक्षिण भारत की नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसकी बोल रहा हूँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा, डोडा बेटा। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और दोस्तों, ये दोदा बेटा जो पर्वत चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी, दूसरी ऊंची पर्वत चोटी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है, तब आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है? दोदा बेटा। ये कौन सी पहाड़ियों में है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इस एक पर्वत चोटी पर बन रही हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात का दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये कर्नाटक में है, और ये कहाँ है? ये केरल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? केरल में। इन 3 राज्यों में फैली है ये कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो 2 घाट को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। ठीक है, लिख लिया आपने। चलो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि और क्वेश्चन कौन से पूछ जा सकते हैं इससे संबंधित। चलो तो देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों में यहाँ पर स्थित केरल में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अनाईमुदी। अनाईमुदी हो सकता है, या फिर एग्जाम में आ सकता है अनाईमुड़ी। क्या आ सकता है? अनाईमुड़ी, अनाईमुदी या अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर ऊंची है। और ये पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो दोस्तों यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ एक तो दोस्तों केरल में है और दूसरी कहाँ? तमिलनाडु में। ये 2 राज्यों में फैली है, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत की सबसे अधिक ऊंची पर्वतीय चोटी, क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। दूसरी के बारे में हमने देखा दोदा बेटा, ये दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। और पहली ऊंची या दक्षिण भारत की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है? अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी, अनाईमुड़ी इस पर्वत चोटी का नाम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों के बारे में जब पूछा जाता है तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुदी या फिर क्या है? अनाईमुड़ी। ठीक है, जो केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो लगभग 1892 मीटर ऊंची एक पर्वत चोटी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर स्थित कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक में स्थित एक पर्वत चोटी है जो लगभग कहाँ पर है? जो दोस्तों लगभग मध्य में स्थित, सॉरी दोस्तों ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ मध्य में, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख पर्वत चोटी है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख, जो मध्य सह्याद्री की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी दोस्तों ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी है? 1892 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1892। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए कि मध्य सह्याद्री की, क्योंकि सह्याद्री को हमने 3 भागों में बांटा है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ठीक है, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो कौन सी है? कुद्रेमुखी कर्नाटक। कौन सी है? कुद्रेमुख कर्नाटक, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। और यही इसके उत्तर में स्थित एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां या ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी है, ये भी मध्य सह्याद्री में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कालसुबई। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित एक पर्वत चोटी है और उसका नाम है दोस्तों कालसुबई पर्वत चोटी। कौन सी है? कालसुबई पर्वत चोटी। कालसुबई पर्वत चोटी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1664 मीटर। कितनी है? 1664 मीटर।
महाराष्ट्र में। अब आपके सामने क्वेश्चन देखिए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबई, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुद्रेमुख, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत या दक्षिणी सह्याद्री की पूछी जाए तब तो दोदा बेटा आएगी, लेकिन उसके दक्षिण में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्रम देख लीजिए दोस्तों, क्रम क्या बनता है यहाँ पर? क्रम ये बनता है, देखिए, 1 नंबर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा या फिर डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, 2637 मीटर, 2637 मीटर। तीसरी है कुद्रेमुख, तीसरी कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर आती है कौन? यहाँ पर कालसुबई, जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कालसुबई। कालसुबई की ऊंचाई है 1664 मीटर। अब देख लीजिए, कभी कभी इनका अवरोही क्रम और आरोही क्रम एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए, मैं तो वही बातें बता रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है जो दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तीसरी कुद्रेमुख पर्वत चोटी जो कर्नाटक में है, जो मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 4 नंबर कालसुबई है जो महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। उसके बाद में दोस्तों आपको याद होगा, मैंने कल इधर बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ पर्वत चोटी, और उसके बाद में मैंने बताया था अमरकंटक पर्वतीय चोटी। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इसके संबंध में अगर एग्जाम में ऐसी पर्वत चोटियों के क्वेश्चन पूछे जाएं तो मैंने सभी की ऊंचाई आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुजरात में जो है कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, एक मांडव की पहाड़ियाँ और दूसरी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गिर पहाड़ियाँ। यहाँ पर स्थित कुछ पहाड़ियाँ हैं, मांडव पहाड़ियाँ और गिर पहाड़ियाँ। मांडव और दूसरी कौन सी है? गिर। और कौन सी है? गिर पहाड़ियाँ। ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सभी पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अब इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले गिर, उसके बाद मांडव, उसके बाद कालसुबई, उसके बाद में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद दोदा बेटा, दोदा बेटा के बाद में कौन है? अनाईमुडी की पहाड़ियाँ। या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा जाए तो इसी क्रम में आपको इनको याद कर लेना है। ऐसे ही आप इस यहाँ मैप बना लें, आप यहाँ पर डायग्राम बना लें। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊटी या उटक मंडल कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? एक प्रमुख पर्यटक स्थल है यहाँ पर, जो दोदा बेटा की पहाड़ियाँ पर्वत चोटी है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक स्थान है ऊटी। कौन सा स्थान है? ऊटी, या जिसका नाम है उटक मंडलम। उटक मंडलम, उटक मंडलम या ऊटी, ये एक पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में। ठीक है, ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये भी एक महत्वपूर्ण, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, ऊटी या उटक मंडल निम्न में से कौन सी पहाड़ियों में है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, प्रमुख पर्यटक स्थल। ठीक है, तो ऊटी के संबंध में आपको यहाँ दोस्तों यादें रख लेना है। ये था आज के लिए कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं और पश्चिमी घाट में दक्कन के पठार में कौन कौन से मुख्य प्राकृतिक स्थल हैं, उन सभी के बारे में आज हमने बात करी। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।